Assalamu alaikum. This is Rohanul Haq here, and welcome to English with Rohan. उम्मीद करता हूँ जिंदा हैं, खैरियत से हैं। जिंदा हैं इन अ सेंस बिकॉज वीडियो पे 6 days अगो लिखा हुआ आ गया है और वीडियो काफ़ी लेट हो गई है ये वाली। तो ये है कि इतना लेट होती नहीं है, कुछ इश्यूज हैं जो वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, खैर दुनिया है, चलता है, होता है, लेट हो जाता है आदमी। तो ये है कि अभी जो चैनल पर न्यू आए हैं उनके तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्या किस हवाले से बात हो रही है। तो जो नए आए हैं वो ये सब बात छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आए। टॉपिक है हमारे पास आज लेक्चर नंबर 1 ऑफ WH वर्ड्स, जो कि एक एडवांस टॉपिक, एक एडवांस लेक्चर होगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, जो लोग नए आए हैं चैनल पे, कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा। वो ये कि आप चाहो तो मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस को भी रिव्यू कर सकते हो। दूसरी बात ये कि कमेंट सेक्शन में मैंने 2 लिंक्स दी हुई हैं। पहली लिंक आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी क्योंकि वो मेरे फेसबुक ग्रुप की लिंक है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश को बुलंदी की सतह पार करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज़ और लेक्चर स्लाइड्स के शॉर्ट हैंड मटेरियल, जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स गिवन ऑन माय चैनल। और उसके अलावा नीचे सेकंड लिंक जो दी हुई है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन और क्वेरीज को मुझसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सो लेट्स बिगिन। तो अब हम बात करेंगे WH वर्ड्स के ऊपर। WH वर्ड्स की डेफिनेशन को देखते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म WH सेंटेंसेस इन अ सेंस फॉर क्वेश्चंस एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बिल्कुल समझ नहीं आया है, बाउंसर गई है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना। These words are used to form WH sentences. WH words यानी कि WH अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो मिलकर बनाते हैं WH sentences यानी कि WH जुमले। ठीक है, तो पहली जो लाइन है वो यही बता रही है कि WH वर्ड्स एक ऐसे अल्फाजों के मजमूए को कहा जाता है जो मिलकर क्या बनाते हैं, WH सेंटेंसेस इन अ सेंस फॉर क्वेश्चंस एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो बात है इसका ये मतलब है कि WH सेंटेंसेस जो फॉर्म होते हैं वो सेंटेंसेस हमें इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंस देते हैं। उस सेंस को हम क्वेश्चनिंग सेंस कहते हैं। ठीक है, यानी सवाल करने की एक सेंस होती है, सवाल करने की एक कंडीशन होती है। ठीक है, इस सवाल करने की सेंस या कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, ये बात आप जानते हो। यानी कि WH सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें शो क्या कराते हैं, वो हमें शो कराते हैं एक्सप्रेशन ऑफ क्या, क्वेश्चनिंग सेंस। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चनिंग सेंस क्या है, सवालिया जुमले, यानी सवाल करने की एक कंडीशन। इसीलिए हम इन्हें टर्म करते हैं एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस पूरी बात का मतलब ये हुआ है। सॉरी सर, मेरे तो हाथ टूटते हैं, मेरे पास नोकिया 526 है तो मैं रिवाइंड नहीं कर सकता। प्लीज आप अपनी बात दोहरा दें। ठीक है, मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म WH सेंटेंसेस। ये WH वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, WH सेंटेंसेस। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इन WH सेंटेंसेस से हमें क्या मिलता है, क्वेश्चनिंग सेंस मिलता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इस क्वेश्चनिंग सेंस को हम कंसिडर करते हैं एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब बात सुनो, एक खास बात यहाँ पे क्या है, खास बात, हाँ, और खास बात ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ WH सेंटेंसेस नहीं होते। हम ऐसा कहते हैं कि WH सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसलिए क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में काफी सारे लोगों को पता होगा कि हमारे जो सवालिया जुमले होते हैं, कभी कभी वो एज से शुरू होते हैं, कभी वो एम से शुरू होते हैं, कभी वो आर से शुरू होते हैं। इज एम आर की बात कर रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, डू, डस, डिड ये भी यूज होते हैं कभी कभी, और इससे हम सवालिया जुमले भी स्टार्ट करते हैं अपने। तो जरूरी नहीं है कि इंटरोगेटिव होगा तो वो सिर्फ WH से शुरू होगा। ठीक है, या WH सेंटेंसेस या वर्ड्स उसमें शामिल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम कहते हैं कि ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट। ठीक है, ये एक पूरी सेपरेट बात है। अब मैं आपके ज़हन में एक छोटी सी खलल या एक छोटी सी कंफ्यूजन डालने वाला हूं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है। WH वर्ड्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक और नाम से जानते हैं, यानी WH वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरोगेटिव वर्ड्स। WH वर्ड्स को हम इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, ये खास बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे एक सवाल अराइज होता है और यही हमारे पास एक ट्विस्ट है
जो आपको समझना है वो ये कि WH वर्ड्स को हम जब इंटरोगेटिव वर्ड्स कह रहे हैं तो WH वर्ड्स मिलकर बनाते हैं WH सेंटेंसेस। तो काफ़ी सारे लोगों के जहन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, वो ये कि अगर हम WH वर्ड्स को इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं तो WH सेंटेंसेस जो होंगे इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे, है ना? ऐसा ही है ना? काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे। तो उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि WH वर्ड्स को आप इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हो, ये बात आपकी सही है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज ये बताती है। लेकिन WH सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहना, ये बात गलत होगी, ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि WH सेंटेंसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है? हम इन्हें कंप्लीटली इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो रूल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ रिलाई करते हैं एक क्वेश्चनिंग सेंस पे, यानी कि सवाल पूछा जाए। अब या तो वो WH से भी पूछा जा सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है? तो WH सेंटेंसेस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो हमारे पास ये बात होती है कि WH वर्ड्स जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स को हम WH वर्ड्स क्यों कहते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं इंडो यूरोपियन वर्ड से। ठीक है? इंडो यूरोपियन वर्ड्स का ये एक मिक्सचर है। ठीक है? अब इसकी डिटेल में हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो भी क्लास चल रही है ये एक इंग्लिश क्लास है, ये एक हिस्ट्री क्लास नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इंडोनेशिया यूरोप के एरियाज़ को छांटने बैठ जाएं यहाँ पे। ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ये आपके बस जहन में होना ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है तो हमें इसके ओरिजिन को देखना पड़ेगा। अगर हम अब दो कंडीशंस की बात करें कि WH वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, भले वो एक क्वेश्चनिंग सेंस हो या क्वेश्चनिंग सेंस ना हो, तो जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में जो लफ्ज़ WH से शुरू होते हैं, यानी WH के लेटर कॉम्बिनेशन से शुरू होते हैं, तो कभी-कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कंडीशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है WH letter combination can be pronounced W with the H not pronounced, यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि WH से शुरू होने वाले लफ्जों में W जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि H जो होता है वो टोटली साइलेंट या टोटली इग्नोर्ड किया जाता है हमारी प्रोनाउंसिएशन में। कैसे? एग्जाम्पल लो, नमूना लो। तो नमूना नीचे दिया हुआ है। वाइट जो है लफ्ज, वाइट लफ्ज में आप WITE को प्रोनाउंस कर रहे हो, जबकि H जो है वो कम्प्लीटली साइलेंट या कम्प्लीटली इग्नोर्ड कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम कंडीशन नंबर 2 देखें तो कंडीशन नंबर 2 में क्या गिवन है, इट कैन बी प्रोनाउंस्ड H विथ दी W नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी कि कंडीशन नंबर 2 जो है वो टोटली रिवर्स या टोटली उल्टी है, अपोजिट है कंडीशन नंबर 1 के। यानी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि WH वर्ड्स में हम H को प्रोनाउंस कर देते हैं लेकिन W को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। और नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है वो एक क्वेश्चनिंग सेंस की होती है, जिसमें हम पूछते हैं हु, यानी कि कौन। तो हु में आप HO यानी कि H और O की प्रोनाउंसिएशन दे रहे हो, जबकि W जो है वो टोटली इग्नोर्ड या टोटली साइलेंट है। ठीक है? ये हमारे पास होता है WH वर्ड्स का ओरिजिन और इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब हमारे पास बारी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जिसमें हम 15 तरह के WH वर्ड्स को देखेंगे। और WH वर्ड्स की अब असल शुरुआत हो रही है, यानी कि WH वर्ड्स में वो 15 वर्ड्स कौन से हैं और सबके अपने स्पेसिफिक यूज़ क्या है। तो नंबर 1 पे है हमारे पास हु या हुम। ठीक है? हु या हुम जो होते हैं ये दो लफ्ज एक ही मीनिंग रखते हैं, वो मीनिंग होती है समबडी की, यानी कि कोई शख्स। जब भी अपने सवाल में इसका यूज करते हैं तो यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला जो शख्स है या कोई भी शख्स जो है वो कौन है। ठीक है? किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है तो हम हु और हुम को यूज करते हैं। ठीक है? इसको अगर हम सेपरेटली देखें या दो हिस्सों में तोड़े तो हु का मतलब होता है कौन। ठीक है? और ये यूज होता है एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है? ही और शी की रिप्लेसमेंट में हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो हु इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक का स्टूडेंट कौन है। तो अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा, ही इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक। तो ही शी की रिप्लेसमेंट में एक्चुअली ये यूज होता है। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर हम नाम लेना चाहें तो नाम भी अगर आप लोगे तो वो भी तो थर्ड पर्सन ही है ना। यानी अली इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, एडम इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, तुम कुछ भी बोलो। ठीक है? बात एक ही है।
हु जो होता है वो इन्हीं की रिप्लेसमेंट में यूज होता है। और अगर सेकंड में हम देखें, ऊपर तो हमने चलो स्टेट वाइज देखा कि वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, ये एक स्टेट है, एक कंडीशन है। अगर हम इसको एक्शन वाइज देखें तो नीचे क्या लिखा हुआ है, हु इज प्लेइंग हॉकी, यानी कि कौन हॉकी खेल रहा है। यहाँ पे एक्शन वर्ब मौजूद है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में हम इसे यूज कर सकते हैं और ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। नंबर थर्ड जो है, नहीं सॉरी, नंबर फोर्थ जो है हमारे पास पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, एक और बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ क्वेश्चनिंग सेंस में लो, क्योंकि हम WH वर्ड्स को समझ रहे हैं तो इसकी बात सिर्फ WH से होगी, ठीक है। अब वो क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और नॉन क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। अगर हम जल्दी से इसकी एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, दैट्स द मैन हु किल्ड एडम। ये वो शख्स है जिसने एडम को मारा है। यहाँ पे मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चनिंग सेंस मौजूद नहीं है, मैंने डायरेक्टली एक इंडिकेट किया है शख्स को जिसने एडम को मारा है, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग सेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट WH वर्ड्स। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि क्वेश्चनिंग सेंस जो है उसका होना जरूरी नहीं है। हम क्वेश्चनिंग सेंस को इसकी डेफिनेशन में इसलिए इंक्लूड रखते हैं क्योंकि क्वेश्चनिंग सेंस बहुत मोस्टली यूज होती है WH वर्ड्स में, ठीक है। WH वर्ड्स का जो मेन यूज होता है वो होता ही क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये है कि मैं इसलिए आपको दोनों बातें बता रहा हूँ ताकि आप एक जगह फिक्स्ड ना रहें, ठीक है। काफी लोग फिक्स रहेंगे तो ये होगा कि फिर वो गलती करेंगे। आपको हर लिहाज से चीज पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं, हम नंबर सेकंड पे जो कि है होम, यानी कि होम का मतलब ये हुआ कि उर्दू में अगर हम देखें इसको तो इसका मतलब होगा जिसको या किसको, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये होगा। वैसे उर्दू से याद आया, तुम लोगों को तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि तरक्की हो गई है उर्दू कीबोर्ड हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुका है। ऐसा नहीं है भाई, ये बहुत पीछे इसके क्रिएटिविटी है, इतना आसान नहीं है ऐसे उर्दू को मेरी स्लाइड में ऐड करना। खैर जो भी है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। whom जो है वो एज यूज होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पीछे हमने देखा कि हमारे पास who जो है वो यूज हो रहा है एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमारे पास कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कैसे, आ जाओ नीचे देखते हैं। इट इज यूज एज रिप्लेसमेंट फॉर हिम और हर। पीछे ही और शी की रिप्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ हिम और हर की हो रही है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है whom will you prefer for monitor, ठीक है। whom यानी किससे आप प्रेफर करोगे मॉनिटर के। यहाँ पे whom जो है वो एज ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है। सब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि चीज शुरू में आ जाएगी, ये भी जहन में रखना, ठीक है। काफी लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है जो चीज शुरू में वो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है प्रोनाउन क्या, whom, इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किसको आप मॉनिटर बनाना चाहेंगे। whom will you prefer for monitor। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा, जल्दी से तुम्हारे ध्यान में ऐसे क्लिक कर रहा है, हाँ, मेरा आंसर होगा I will prefer him for monitor। हिम को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये मेरा आंसर है। यानी कि जब मैं क्वेश्चनिंग सेंस दे रहा हूं तो हिम की जगह मैंने क्या यूज किया, हिम की जगह मैंने यूज किया whom को। इज दैट क्लियर? मैंने हिम की जगह यूज किया है whom को, यानी हिम इज यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर whom इन द क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, whom will you prefer for monitor, सामने से जवाब आया I will prefer him for monitor, मैं उसको प्रेफर करूंगा मॉनिटर के लिए, ठीक है। तो ये फर्क होता है हमारे पास who और whom में। सेकंड इसकी एक और एग्जांपल है, पढ़ लो। द ऑफिसर अरेस्टेड दोज whom committed मर्डर। ऑफिसर ने उनको अरेस्ट किया जिन्होंने मर्डर किया था, ठीक है। सो नंबर थर्ड वी हैव वाई। वाई को हम उर्दू में कहते हैं क्यों। और वाई यानी क्यों का मतलब ये होता है कि हम किसी भी रीजन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कोई वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो वजह किसी भी बारे में हो सकती है। जब हम किसी भी चीज की वजह को तलाश करते हैं तो हमारे पास WH में यूज होता है वाई यानी क्यों। एग्जाम्पल दी हुई है, वाई आर वी डूइंग दिस डिग्री, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये डिग्री क्यों कर रहे हैं। हमें वजह तलाश करनी है अपनी डिग्री करने की, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ये है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, वाई आर यू डांसिंग। जी हाँ, ये आपकी अम्मी है जो आपको बोल रहे हैं कि क्यों नाच रहा है बेटा, किसकी शादी है, किसकी बारात है। तो ये वही जुमला है, वाई आर यू डांसिंग, तुम क्यों नाच रहे हो। यहाँ पे हर जगह पे आपको आपसे एक वजह पूछी जा रही है कि आपके किसी भी काम को करने की क्या वजह है। और नंबर 4 वी हैव विच। विच का मतलब होता है कौन सा, यानी कि जब भी हमें एक ऑप्शन या चॉइस दी जाएगी तो जो WH वर्ड हम यूज करेंगे वो होगा विच। विच का मतलब होता है कौन सा।
जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, विच वन इज माई कार। जैसे कि मैं एक पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे बहुत सारी करोला या बहुत सारी होंडा सिटी हैं या सिमिलर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरी गाड़ी कौन सी है। तो वहाँ पे मैं कहूँगा विच वन इज माई कार। ठीक है, इतना बेवकूफ़ हूँ मैं। हाँ, तो मैं ऐसा कहूँगा कि विच वन इज माई कार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या शो करी, यहाँ पे मैंने कंडीशन एक शो करी है चॉइस की या ऑप्शन की। नंबर सेकंड एग्जांपल है विच पार्क वुड यू लाइक टू विजिट। ठीक है, एक शहर है, शहर में बहुत सारे पार्क हैं, तो मैं अपने गेस्ट को यानी मैं अपने मेहमान को कह रहा हूँ कि भाई कौन सा पार्क आप देखना पसंद करेंगे। ठीक है, या जाना पसंद करेंगे। विच पार्क वुड यू लाइक टू विजिट। यहाँ पे मैंने उनके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है, या तो वो वाला पार्क चूज कर सकते हैं या तो वो ये वाला पार्क चूज कर सकते हैं, ये वो जो भी पार्क है। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह नंबर 5 पे होता है हमारे पास हुज का मतलब होता है उर्दू में जिसका या किसका। ठीक है, जिसका और किसका जो है ये थोड़ा सा फर्क है। पीछे मैंने एक और बात बताई थी, तुम कंफ्यूज मत होना, वो थी हुम। ठीक है, हुम में मैंने क्या बोला था, जिसको या किसको। ये एक टोटली डिफरेंट चीज है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो नंबर 5 पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है जिसका, यानी कि कोई भी चीज जो किसी से बिलोंग करे। ठीक है, किसी की बिलोंगिंग्स के बारे में पूछना या बिलोंगिंग्स के हवाले से बात करना, हमारे पास यूज होगा WH वर्ड हुज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हुज बुक इज दिस। ये किसकी बुक है। ठीक है, किसका, किसकी या जिसका, जिसकी जब हम यूज करते हैं तो हुज यूज होता है। ठीक है, किसकी बुक है ये, हुज बुक इज दिस। इसी तरह नंबर 2 पे होता है हुज बर्थडे इज इट टुडे। आज किसकी बर्थडे है। ठीक है, तो ये हम बिलोंगिंग्स की बात कर रहे हैं। बुक भी किसी ना किसी शख्स से बिलोंग करती है, बर्थडे भी किसी ना किसी शख्स की है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास नंबर 5 पे हुज, जो कि बिलोंगिंग्स को देखते हैं, यानी समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन। ठीक है, इसी तरह और नंबर 6 वी हैव व्हेन। व्हेन का मतलब उर्दू में होता है कब, यानी कि जब हम किसी भी चीज का या किसी भी काम का टाइम पूछेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी व्हेन की। इसकी डेफिनेशन कुछ खास नहीं होगी, हमें मतलब पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास व्हेन विल यू लर्न, यानी कि तुम कब पढ़ोगे। तुम्हारे पढ़ने का टाइम पूछा जा रहा है कि जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू लर्न। नंबर सेकंड एग्जाम्पल है शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 25। तो एक चीज आपने नोट की होगी, वो ये कि नंबर 1 में हमारे पास एक क्वेश्चनिंग सेंस है, जबकि नंबर 2 जो है वो एक डायरेक्ट जुमला है। तो मैंने फिर पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेंस मौजूद हो। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या पूछा, व्हेन विल यू लर्न, तुम कब पढ़ोगे, तुम्हारा टाइम पूछा गया है। नीचे क्या बताया गया है, नीचे कुछ पूछा नहीं गया है, नीचे बताया गया है कि जब वो 25 की थी, यानी कि उसकी एज जब 25 थी तब उसने शादी की थी। ठीक है, शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 25। ठीक है, आइए जी चलिए देखते हैं नंबर 7 को। नंबर 7 पे है हमारे पास वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब भी हम वेयर को अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम बात करते हैं पोजीशन, प्लेस या लोकेशन की, यानी कि हमें वेयर के अंदर ये बात साफ जाहिर होती है कि हम लोग जब वेयर को यूज करते हैं तो हम लोग किसी भी शख्स की या किसी भी चीज की जगह को ढूंढना चाहेंगे या उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे WH वर्ड वेयर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल क्या है, वेयर इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है तुम्हारा मोबाइल। जब मैं किसी के मोबाइल की लोकेशन को ढूंढना चाह रहा हूँ, यानी कि उसके मोबाइल की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा हूँ, उसकी जगह जानना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूंगा वेयर इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। इज दैट क्लियर। तो नंबर 2 जो है एग्जाम्पल वो है आई विजिट द म्यूजियम व्हेन आई सॉ, सॉरी यहाँ पे इशू है, एंशिएंट लिखा हुआ है, एक मिनट। अच्छा जी, होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक थी, मैंने क्लियर कर दी है। तो अब सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे। आई विजिटेड द म्यूजियम वेयर आई सॉ एन एंशिएंट स्टैचू। मैं एक म्यूजियम गया और वहां पे मैंने एक एंशिएंट स्टैचू को देखा। नंबर 1 एग्जाम्पल में मैंने आपको क्वेश्चनिंग सेंस दी थी और क्वेश्चनिंग सेंस वहां पे मौजूद थी। मैंने मोबाइल की लोकेशन मांगी, यहाँ पे मैंने किसी स्टैचू की लोकेशन नहीं मांगी है, बल्कि मैंने लोकेशन को इंडिकेट किया है, लोकेशन को शो किया है कि मैं एक म्यूजियम गया और उस म्यूजियम में मैंने एक एंशिएंट स्टैचू को देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है हमारे पास WH वर्ड ऑफ पोजीशन, प्लेस एंड लोकेशन, जिसमें हम कहते हैं वेयर के यूज को, यानी कहाँ। नंबर 8 पे आता है हमारे पास हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे।
ठीक है। और इसमें हम कंडीशन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हाउ जो होता है वो एक ऐसा WH वर्ड होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में यूज होता है। कैसे? अब यहाँ पे हम हाउ की बात करें तो हाउ की बात यहाँ पे हो रही है अकॉर्डिंग कंडीशन। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल और बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो होती है वो होती है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसमें आपकी कंडीशन पूछी जा रही है कि कैसे हैं आप, आपका हेल्थ स्टेटस पूछा जा रहा है। ठीक है। और नीचे है हाउ विल यू रीच देयर, यहाँ भी एक कंडीशन है जिसमें आपकी कंडीशन नहीं पूछी जा रही है, जबकि आपके कहीं जाने की या पहुंचने की कंडीशन पूछी जा रही है कि भाई आपको तो बहुत टाइम हो गया है, हाउ विल यू रीच देयर, आप वहां कैसे पहुंचेंगे। तो आपके पहुंचने की कंडीशन पूछी जा रही है। ठीक है। तो एक हाउ का यूज होता है हमारे पास कंडीशन का, और उर्दू में हम इसे कहते हैं कैसे। नंबर 9 को देखते हैं। नंबर 9 पे है हमारे पास हाउ दोबारा, लेकिन इस बार जो हाउ है वो है अकॉर्डिंग मैनर, यानी कि अंदाज। किसी भी काम को करने के अंदाज को जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो वो होगा हमारे पास हाउ अकॉर्डिंग मैनर। जबकि हाउ जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। ऊपर हमने कंडीशन को देखा कि किसी भी काम को जब हम करेंगे तो उसकी कंडीशन या स्टेट क्या होगी। अब हम उसके मैनर के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि किसी भी काम करने के अंदाज को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास एग्जाम्पल, हाउ आर यू ड्राइविंग दिस कार, आप ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं। या तो वो शख्स इस गाड़ी को बहुत तेज चला रहा होगा, या तो वो शख्स इस गाड़ी को बहुत हल्के चला रहा होगा। ठीक है। तो ये उसके चलाने की क्या है, मैनर है। ठीक है, कि वो किस तरह चला रहा है। ठीक है। और नंबर सेकंड हमारे पास एग्जांपल, इफ यू विल नॉट पे अटेंशन देन हाउ विल यू राइट एन एग्जाम। अगर यहाँ पे आप उसके लिखने के तरीके को स्पेसिफाई करोगे तो ये भी सेंटेंस एज मैनर है। लेकिन अगर आप इसके कंडीशन को करोगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये क्या होगा, हाउ अकॉर्डिंग कंडीशन होगा। लेकिन हाउ अकॉर्डिंग मैनर इसलिए होगा और सही इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है उसके लिखने को, कि अगर वो तैयारी ही नहीं करेगा, अगर वो पढ़ाई ही नहीं करेगा, अटेंशन ही नहीं देगा, तो वो एग्जाम में किस तरह लिखेगा। ठीक है। थक गए हो ना? अरे हाँ यार, आई नो थक चुके हो भाई, बिल्कुल थक चुके हो। बट ये है कि नॉलेज है, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। सो हाउ मैनी का क्या मतलब होता है, कितने। कितने हम इसको कहते हैं उर्दू में, और इसका मतलब होता है ऐसे नाउन्स के बारे में बात करना जो कि होते हैं काउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन्स जिन्हें हम इजीली क्या कर सकें, काउंट कर सकें, गिन सकें। ठीक है। तो हाउ मैनी जो होता है WH वर्ड्स में वो हमें बताता है काउंटेबल नाउन्स के बारे में। एग्जाम्पल दी हुई है, हाउ मैनी कजन्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने कजन्स हैं। यानी कि मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारे कितने कजन्स हैं, तो यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है वो क्या है, कजन्स। कजन्स गिने जा सकते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वटेवर कितने भी होंगे, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होंगे। ठीक है। इंसान है यार, गिन सकते हैं हम इजिली इंसानों को। बैक्टीरिया थोड़ी है, वायरस थोड़ी है, रेप्लिकेट कर रहा है और बहुत सारे हो गए, इतना पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है यार, इंसान है वो। तो नंबर 1 जो है वो क्या है, हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव। कजन्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। ठीक है। हम इजिली गिन सकते हैं कि उसके कितने कजन्स हैं। नंबर 2 है, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। ये बुक्स लिखा हुआ है इधर, एक इशू है के की जगह एक्स का, थोड़ा सा इशू हो रहा है स्लाइड में, तो ये बुक्स लिखा हुआ है। ठीक है। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी किताबें खरीदी। तो जो जितनी भी उसने किताबें खरीदी तो वो काउंटेबल नाउन है। 3 होंगी, ज्यादा ज्यादा 4 होंगी, वही बात। ठीक है। काउंट हम कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को कहते हैं काउंटेबल नाउन। अगर हम काउंट ना कर पाए किसी चीज को तो वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो नंबर 10 है हमारे पास हाउ मैनी, जिसका मतलब क्या होता है, काउंटेबल नाउन के बारे में बात करना। इसी तरह इसके बाद अगर हम नंबर 11 पे देखें तो फॉर श्योर ये है हाउ मच। ऊपर था हाउ मैनी जिसमें हमने काउंटेबल नाउन देखे, तो हाउ मच में हम किनको देखेंगे, हाउ मच में हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स को, और इसको हम उर्दू में कहते हैं कितना। ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर था कितने। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर कॉफी, आप अपनी कॉफी में कितनी चीनी पसंद करेंगे। यहाँ जो वर्ड चीनी है यानी शुगर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे नहीं गिन सकते, वो अनलिमिटेड है। ना मैं इतना पागल हूं ना आप इतने पागल हैं कि हम एक एक दाने को पकड़ के गिनेंगे, 1 2 3, नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। इसी तरह नंबर सेकंड एग्जांपल है, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश दिस टेस्ट, फिनिश द टेस्ट, सॉरी। तो टेस्ट को फिनिश करने के लिए हमें कितना वक्त दरकार है, कितना वक्त हमें चाहिए। तो जहाँ जो यहाँ जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या है, वक्त, टाइम है। टाइम हम गिन नहीं सकते। ठीक है। वो कितना भी हो सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, उससे ज्यादा हो सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है।
तो अनलिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास हाउ मच में होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स और हाउ मैनी में होते हैं काउंटेबल नाउन्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दरअसल स्लाइड में मुझे कुछ और शो हो रहा है और रिकॉर्ड पे कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कितना वक्त चाहिए, इसका मतलब है कि हमारे पास कितना वक्त है, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई बोलते हुए, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं और नंबर 12, नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब है कितना पुराना। और हम जब समथिंग के लिए हाउ ओल्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ के लिए जब हाउ ओल्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। जबकि हम किसी समबडी के लिए जब हाउ ओल्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि आप कितने पुराने हैं। किसी के पास अगर आप जाएँ और जाके बोलें कि आप कितने पुराने हैं, तो वो आपको ठीक-ठाक बताएगा कि वो कितना पुराना है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। जब हाउ ओल्ड किसी भी शख्स के लिए यूज़ होगा, यानी किसी समबडी के लिए यूज़ होगा, तो हम कहते हैं कि वो मतलब उस शख्स की एज क्या है या वो कितने साल का है, ठीक है? तो वो सामने से जवाब देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है, लिखी हुई है कि हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है? तो इसका जवाब सामने से आ सकता है आई एम 17 इयर्स ओल्ड, आई एम 18 इयर्स ओल्ड या आई एम 20 इयर्स ओल्ड, कोई भी नंबर, ठीक है? तो ये समबडी का केस है और ये क्वेश्चनिंग सेंस है। जबकि नंबर 2 जो है वो एक नॉन क्वेश्चनिंग सेंस है और वो समथिंग का केस है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास है दैट शोज हाउ ओल्ड दिस लॉ इज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब मैं तुम्हें पूरी कंडीशन समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट कर लो कि मैं और मेरा दोस्त हैं, हम लोग दोनों बैठ के फिजिक्स की एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो वॉट एवर किस भी ग्रेड की हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक जो भी हो, ठीक है। वो फिजिक्स की बुक है और उसमें न्यूटन का एक लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो लॉ लिखा हुआ है तो उस न्यूटन के लॉ के अंदर कोई 2 रुपए वाली बात हुई होगी, यानी ऐसी सस्ती कोई 2 पैसे वाली बात हुई है, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त से कहता हूँ यार देखो इसने ये इतनी सस्ती बात की हुई है, तो ये जो बात है इससे पता चलता है कि ये लॉ कितना पुराना है, ठीक है। ये तो हो गई सारी उर्दू वाली बात, यानी उर्दू में मैंने सारी बात आपको बता दी। अगर मैं हूँ, फर्ज कर लो कोई अंग्रेज हूँ मैं, और मैं इंग्लिश में ये बात कहना चाहूंगा, तो मैं सेम एज इट इज इसको ऐसे ही कहूंगा कि दैट शोज हाउ ओल्ड दिस लॉ इज। यानी कि इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पता चलता है कितना पुराना लॉ है ये। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब वो 2 रुपए वाली बात, ठीक है। तो एक तरीके से हमने उस लॉ का एज फैक्टर बता दिया कि वो जो लॉ है वो कितना पुराना है, ठीक है। 1689, 1639 जो भी डेट वट एवर, ठीक है। इससे हमें एज पता चल गई। तो आपको ये फर्क पता चल गया कि एक समबडी में एज फैक्टर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और समथिंग में एज फैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाओ जल्दी से, अब नंबर 13 को देख लेते हैं। नंबर 13 पे है हाउ फार। और हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। यानी कि हम अगर पूछें हाउ फार को यूज करें, तो हाउ फार यूज होता है डिस्टेंस को पता लगाने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज का डिस्टेंस क्या है, यानी कोई भी चीज कितना दूर है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैं चलते हुए जा रहा हूँ कहीं भी और एक लड़का मेरे सामने से आता है, तो मैं उसको पूछता हूँ भाई कि हाउ फार इज द इंडस वैली। एक इंडस वैली है, वो कितनी दूर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने उससे डिस्टेंस पूछा है, वो कोई भी डिस्टेंस मुझे बता देगा। इसी तरह हम अपने डेली लाइफ में इस तरह सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। वैसे तो इंग्लिश कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है। मैं अंग्रेज़ों के लिए बात कर रहा हूँ। अंग्रेज़ जो होते हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है हाउ फार विल दिस बॉल गो। अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और वहाँ पे कमेंटेटर बैठा हुआ है, तो कमेंटेटर बोलेगा हाउ फार विल दिस बॉल गो, दूसरे कमेंटेटर से बोलेगा, ठीक है। यानी कि कोई छक्का वक्का लग गया है और उसमें वो मीटर पता करना चाह रहा है, यानी डिस्टेंस पता करना चाह रहा है कि बॉल जो है वो कितने मीटर दूर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो हाउ फार में हम बात करते हैं डिस्टेंस की। नंबर 14 है हमारे पास हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी दफ़ा। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कैसे? अगर हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को देखें, तो एक डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी नंबर की वाइब्रेशन और ऑसिलेशन हो रही हैं। वो नंबर कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम फिजिक्स की बात तो हो गई अपनी जगह, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन नहीं कहते, हम कहते हैं कि एक दिन में, एक मिनट में या किसी भी एक टाइम में कितना काम किया जा रहा है और कितनी बार किया जा रहा है। तो जब वो काम जितनी बार भी किया जाएगा, तो वो उस काम की क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और उस काम को करने वाले की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। एक शख्स है,
उसके टीथ में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है उसके, तो वो जो है डेंटिस्ट के पास जाता है। अब मैंने उससे पूछा हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, यानी कि आपको कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये जो कितनी बार है या कितनी दफा जो है ना, इसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे, कि मैंने उससे क्या पूछा, मैंने उससे पूछा कि आपको कितनी दफा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, यानी हर हफ्ते वो एक टाइम होगा, हर हफ्ते या तो वो 2 दिन जा रहा होगा, या 3 दिन जा रहा होगा, या 4 दिन जा रहा होगा। तो ये जो 2 3 4 मैंने बोला है ना, ये क्या है, ये उस बंदे की फ्रीक्वेंसी है जो डेंटिस्ट के पास जा रहा है। तो मैंने यही तो पूछी है कि हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, तुम कितनी बार, मतलब आपको कितनी बार जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। तो वो बोलेगा 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। तो ये जो 2 3 4 दफा वो बता रहा है ना, अब या तो वो एक हफ्ते में ऐसा करेगा, या एक दिन में ऐसा करेगा, या एक महीने में ऐसा करेगा। ठीक है, लेकिन होगा वो एक ही में। ठीक है, कोई भी वक्त लगा दो आगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रही है बात। और इसी को तुम अगर रिलेट करो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से, तो हम क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर सेकंड। यहाँ मैंने पर सेकंड मेंशन कर दिया ना, ठीक है, तो यहाँ मैंने पर सेकंड मेंशन किया है, तो इससे वाजे हो गया कि हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं मेंशन कर दूं अपने सेंटेंस नंबर 1 में कि हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, और जाहिर है नहीं किया जाता ये, क्योंकि सेंटेंस अजीब सा हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है एक होगा, और कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, नंबर सेकंड एग्जांपल है हाउ ऑफन डू यू अपलोड फोटोज टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में हाउ ऑफन यानी कितनी दफा फोटोज को अपलोड करते हैं। और हाउ ऑफन का मतलब क्या हुआ कि जो फोटो अपलोड हो रही है, या तो 1 सेकंड में हो रही है, 1 मिनट में हो रही है, 1 घंटे में हो रही है, 1 महीने में हो रही है, यानी कि हाउ ऑफन कितनी दफा हो रही है, ये पता लगाना है मेन। ठीक है, अब वो जितने भी टाइम पीरियड में हो, हमारा उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गई आई होप। सो नाउ फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट नंबर 15, जो कि होगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, उर्दू में हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर तक, और इंग्लिश में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय टाइम ड्यूरेशन। यानी कि जब हम किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की टाइम ड्यूरेशन मालूम करना चाहें, कि कोई भी शख्स कोई भी चीज़ जो है या कोई भी काम अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कितना टाइम वो चीज़ ले रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। मैं चाहता हूँ, मैं जाके किसी से सवाल करता हूँ कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। वो शख्स मुझे जवाब देता है आई बीन वेटिंग फॉर एन आवर, आई बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स, आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो वो बता रहा है कि भाई मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर है ये क्या है, ये नंबर है हमारे पास टाइम ड्यूरेशन, कि कोई शख्स कितनी देर से वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये उस शख्स की टाइम ड्यूरेशन है, वेट करने की टाइम ड्यूरेशन है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आई बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, ये इसका मैंने एक ऐसी सपोजिशनल आंसर दिया है। ठीक है, आंसर आप जो देना चाहो आप दे सकते हो। नंबर 2 है हमारे पास हाउ, एक मिनट, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा अगली ट्रेन का। यहाँ मैंने टाइम ड्यूरेशन पूछी है कि उस ट्रेन की टाइम ड्यूरेशन क्या है, यानी वो ट्रेन कब तक आएगी, मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा अगली ट्रेन का। ठीक है, तो यहाँ मैंने उसकी टाइम ड्यूरेशन पूछी है। इट कैन बी लाइक 10 मिनट्स, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम, और यू कैन से 25 मिनट्स, वट एवर इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं नंबर 15 पे हाउ लॉन्ग, जो टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एज फार एज अवर कल्चर इज कंसर्न, यानी कि हमारा जो रस्म रिवाज है लेक्चर्स का, जैसे कि असाइनमेंट होता है, और असाइनमेंट के बगैर मैं जाने नहीं दूंगा। सो ट्रांसलेट करना है आपको सेंटेंसेस को। 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं इजी, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, या जहाँ भी आप करना चाहो। ठीक है, सब कुछ आपके पास है, फेसबुक ग्रुप एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है किसके बातूनी दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मुश्किल अल्फाज के आपको मतलब बताता हूँ, कि जैसे बातूनी जो है उसका मतलब है टॉकेटिव। सही है, किसके बातूनी दोस्त हैं, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है हमारे पास वो बेरोजगार क्यों हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो हार्ड वर्ड है या जो मुश्किल अल्फाज है वो क्या है, बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब होता है जॉबलेस। ठीक है, फिर तो बचा ही नहीं कुछ, तो वैसे ही दे दोगे यार, चलते फिरते इतना आसान है फिर तो।
ठीक है। और नंबर थर्ड एक थोड़ा हार्ड सेंटेंस है, वो है तुम्हारे पास किस रंग की कमीज है। ठीक है, इसमें कमीज आपको कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, तो कमीज का मतलब आप लिखोगे शर्ट। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखोगे शर्ट। और जो पूरा सेंटेंस है वो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आप मुझे ट्रांसलेट करके बता देना। आई होप सो हमारा आज का जो WH वर्ड्स के ऊपर लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि डेफिनेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, फिर उसके बाद मैंने उसकी 15 टाइप्स को बहुत ही एडवांस वे में आपको समझाया। एंड आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। और अब जो है मैं उस इशू के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया था। इशू ये है कि मेरा चैनल जो है वो फ्रीज के लिए जा रहा है। फ्रीज का मतलब ये कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ इस चैनल से, यानी कि मेरी जो ये वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपको मुश्किल से थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियोस नजर आएंगे और उसके बाद फिर आपको कोई न्यू लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो हूँ अब थोड़ा सा बिजी हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो मेरी ज़रूरत जो है वो कहीं और है। तो जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मुझे ज़रूरी होना है मौजूद। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैनल है वो फ्रीज हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैं वापस आऊँगा और बहुत पावरफुल आऊँगा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब मैं आऊँगा तो मेरे पास जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे। ठीक है, यानी जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए बहुत फ़ायदा है आगे, तो वो इसको ज्वाइन रखे, अपने दोस्तों को इस चैनल को दे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे, इसके सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करवाए ताकि इस चैनल की रीच बढ़े, क्योंकि जितनी रीच बढ़ेगी उतना पावरफुल ये हो जाएगा, और पावरफुल होगा तो मैं इसके टॉपिक्स को भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल रखूँगा। ठीक है, अपना बेस्ट दूंगा मैं। तो ये है कि आप जो है इसका फेसबुक ग्रुप दिया हुआ है लिंक में, वो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, फ्रीज अनफ्रीज की जो भी कुछ है। ठीक है, तो ये है कि थोड़े दिन का सुकून है। ठीक है, आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइंड कीजिए, कॉजेटिव्स, मोनोफ्थोंग, डिप्थोंग, और मैंने रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे बेसिक टॉपिक समझाए हैं, उसके अलावा भी सेंटेंस एंड फ्रेजेस और ये वाला टॉपिक। तो ये है कि आप सब चीज़ें रिवाइंड एंड रिव्यू कर सकते हैं। थोड़े दिन का सुकून है, फिर ये शैतान नाजिल हो जाएगा वापस और आपको इंग्लिश सिखाएगा। तब तक के लिए see you next time, but next time is not gonna be next week, so stay humble and learn English with Rohan.